ओके, तो देखें सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट जो प्रोग्राम था इनिशियलाइजेशन का, वो मैं एक बार जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके यहाँ पे इसको फिनिश कर रही हूँ। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 2D एरे को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें गार्बेज वैल्यूज होती हैं। तो यूज करने से पहले या तो हम यूजर से इनपुट लें, अदरवाइज हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, 2D एरे को। तो इस केस में मैंने सिंपली 2D एरे को इनिशियलाइज किया है। टोटल 9 मेंबर्स की एरे है, यानी कि 3 रोज, और हर रो में टोटल हमारे पास में 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से ये डिविडेशन होगा, तो देखिए 3 जो हमारे पास में 1 2 3 वैल्यूज हैं वो असाइन हो जाएंगी सबसे पहले फर्स्ट यानी कि फर्स्ट रो में, यानी कि 0 इंडेक्स में। रिमेनिंग 3 वैल्यूज असाइन हो जाएंगी फर्स्ट इंडेक्स पर, यानी कि सेकंड रो में, ठीक है। और इसी तरह से लास्ट 3 वैल्यूज किस में जाके असाइन हो जाएंगी, लास्ट रो में, ठीक है। तो ये हमने देखा था सिंपली कि किस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज का डिवाइडेशन होगा। और इसी के अकॉर्डिंग जब हम एरे को प्रिंट करेंगे तो सिंपली हमें यहाँ पे 2 लूप यहाँ पे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। एक लूप हमारे पास में रो के लिए और दूसरा लूप जो है हमारे पास में लूप वो कॉलम के लिए यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एरे के वैल्यूज को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के आउटपुट की, तो ये आउटपुट कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। आई एम नॉट सेइंग कि टेबल आपको विजिबल होगी, बट यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टेबल आपके पास में जो टैब कैरेक्टर मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया है वो हर वैल्यू के बाद में विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो एरे को प्रिंट करवाने का तरीका हमारे पास में ये है। 2D एरे की बात करें हम। अब आगे इनिशियलाइजेशन मेथड्स की बात करें तो देखें आज हमारे पास में सेकंड मेथड है इनिशियलाइजेशन का समझने के लिए। तो देखें इस केस में मैंने क्या किया है, अगेन 3x3 की एरे क्रिएट की है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद टोटल हमें पता है कि यहाँ पे मेंबर्स हो जाएंगे 9। उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 0 इंडेक्स की, तो देखें सबसे पहले मैंने फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट और एंड किया है। और उसके बाद अगर मुझे हर रो के लिए अलग अलग वैल्यूज चाहिए, यानी कि हर रो में 3 वैल्यूज है, तो उनके अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यूज के लिए ये देखिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वापस से कर्ली ब्रैकेट्स पुट किए हैं। ये इंडिकेट कर रहा है 0th इंडेक्स की वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद वापस से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू स्पेसिफाई की है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स को, ठीक है, यानी कि सेकंड रो की बात हो गई। और इसी तरीके से ये लास्ट रो की बात हो गई, ठीक है। अब हमने एरे को इनिशियलाइज कर दिया, अब हम इस एरे को आगे यूज कर सकते हैं, बट मैंने इस प्रोग्राम में सिंपली एरे को डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। तो देखिए अगेन हमें पता है 2D एरे को हम किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। बिल्कुल जैसे हमने पैटर्न के प्रोग्राम्स भी देखे थे, वो उसको भी हमने एक कॉलम और रो के फॉर्म में, यानी कि एक सिंपल टैबुलर फॉर्म में कंसिडर करके समझा था। वैसे ही हमारे पास में 2D एरे का प्रिंटिंग का भी तरीका है। सबसे पहले रो, देन रो में कितने कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से ये लूप टोटल 9 टाइम्स चलेगा। सबसे पहले फर्स्ट रो के लिए 3 वैल्यूज, देन सेकंड रो के लिए और लास्ट रो के लिए। इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से विजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रखा है, इसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमने यहाँ पर एक वैल्यू को स्किप कर दिया, ठीक है, तो उस केस में जो लास्ट वैल्यू है, यानी कि लास्ट इंडेक्स की लास्ट जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 वैल्यू शो करेगी, मतलब 0 से वो क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी इस केस में मैंने 9 पुट किया है और यहाँ पर भी 9 वैल्यू इनिशियलाइज की है। तो ये इनिशियलाइजेशन का सेकंड मेथड है। फर्स्ट हमने अभी देखा था, ठीक है, और प्रीवियस क्लास में भी हमने उसको समझा था। अब इसके बाद यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यस, अगर आगे
प्रोसीड करें वो इसके बाद next हमारे पास में जो 2D एरे है सिंपली उसको और किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देखिए थर्ड मेथड है इनिशियलाइजेशन का और आज की क्लास में 2D कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड के केस में यहाँ पर हमने क्या किया है सिंपली, अब ये एक तरह से आप लोगों के C++ के केस में एक नया मेथड है। वैसे आप सी में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, बट ऐसा आप तरीका जावा में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इस तरीके में। यहाँ पर हमने क्या किया है, जब हम 2D एरे को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, तो अब मेन समझने वाली क्या बात है, ध्यान दीजिएगा इस मेथड पर इनिशियलाइजेशन के, कि यहाँ पर हमने जो रो स्क्रिप्ट है यानी कि रो सबस्क्रिप्ट जो है उसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया है। और ये तरीका तभी पॉसिबल है जब हम 2D एरे को डिक्लेयर भी कर रहे हैं प्लस वैल्यू भी इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये तरीका तभी पॉसिबल है कि हम जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है जिसको कि हम क्या बोलते हैं रो के लिए जो वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं उसको हम एम्प्टी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉलम वैल्यू देना जरूरी है और कॉलम वैल्यू किसी भी केस में हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, चाहे कोई भी तरीका फॉलो करें C++ में। ठीक है, इस केस में अगर हम टोटल रोज की बात करें तो हमें इतना तो यहाँ पे समझ आ गया कि हर रो में 3 वैल्यूज हैं, लेकिन रोज कितनी है वो कैसे पता चलेगा। तो इसको अगेन फर्स्ट रो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसको सेकंड रो कंसिडर किया जाएगा 4 5 6 के लिए वैल्यूज को। ठीक है, और अगर हम बात करें 7 8 9 तो इसको थर्ड रो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर टोटल कितनी रोज हो गई, टोटल रोज हो गई 3 और कॉलम हमें यहाँ पे पता है कि हम ऑलरेडी कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई कर चुके हैं। प्लस अगर आप यहाँ पर जैसे अगर 2D एरे को सिंपली डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में कभी भी सबस्क्रिप्ट को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, दोनों सबस्क्रिप्ट आपको देना या उसकी साइज स्पेसिफाई करना जरूरी है। लेट्स से कि अगर मुझे 3/6 की एरे क्रिएट करना है तो ये तरीका है हमारे पास में, लेकिन दोनों वैल्यूज को यानी कि साइज को हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो कभी कभी प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और कई बार थ्योरी एग्जाम्स में भी इनिशियलाइजेशन के जो मेथड्स हैं उन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आप उन तरीकों को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सिंपली हमने 2D एरे को इनिशियलाइज किया है। ठीक है, इनिशियलाइज करते टाइम हमने यहाँ पे क्या किया है, रो जो हमारे पास में सबस्क्रिप्ट होता है, हमें पता है 2D एरे है मतलब कॉलम और रो के फॉर्म में होगी। तो इस केस में हमने कितनी रोज है, इस सबस्क्रिप्ट के केस में हमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, यानी कि हमने यहाँ पे साइज स्किप कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कॉलम्स तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है इस केस में। तो अब टोटल कितनी रो यहाँ पे पॉसिबल है वो कैसे पता चलेगा, बेसिकली जो हमने वैल्यूज को इनिशियलाइज किया है। ठीक है, तो इस केस में जो फर्स्ट पैरेंथेसिस है या मैं यूं कहूँ कि जो हमारे पास में कर्ली ब्रैकेट्स हैं 1 2 3 जो वैल्यूज हैं वो फर्स्ट रो के लिए कंसिडर की जाएंगी। रिमेनिंग जो हमारे पास में कर्ली ब्रैकेट्स में वैल्यूज हैं वो नेक्स्ट रो के लिए यानी कि सिंपली फर्स्ट इंडेक्स के लिए कंसिडर की जाएंगी। इसको अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे मेंशन करूं तो ये हो गई 0th इंडेक्स के लिए यानी कि, और इसके बाद ये हो गई फर्स्ट इंडेक्स के लिए, और इसके बाद ये जो वैल्यूज हैं वो हो गई लास्ट रो के लिए यानी कि सिंपली सेकेंड इंडेक्स के लिए। ठीक है, और टोटल कितनी रोज हो गई हमारे पास में 3। तो इस तरीके से इन वैल्यूज को कंसिडर की करके कंपाइलर यहाँ पे फाइनल ये करेगा कि टोटल कितनी रोज पॉसिबल है। ठीक है, कि कितनी रो का आपने यहाँ पे एरे क्रिएट किया है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 3 टाइम लूप चलाया है और 3 टाइम्स लूप चलाने के बाद हर रो में कितने कॉलम्स है हमारे पास में 3, तो 3 टाइम्स हर बार ये लूप चलेगा
और इस अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम का ये कुछ आउटपुट डिस्प्ले होगा। सिंपली इसमें इतना है कि हर पर्टिकुलर वैल्यू के बाद एक टैब कैरेक्टर यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि हमने स्किप सीक्वेंस को यहाँ पे यूज किया है। प्लस जब हर रो में ये 3 टाइम्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं 0th रो के लिए, ये लूप 3 टाइम चलेगा, यानी कि जे की वैल्यू कब से कब तक चलेगी, 0 2 यहाँ पर 2 तक ये लूप चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। तो एक रो डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, बैकस्लैश n लगाया है। दैट मीन्स अब नेक्स्ट रो के लिए जो वैल्यूज है वो नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले होना स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनिशियलाइजेशन का एक और मेथड, तो इस मेथड में हमने देखें क्या किया है। बेसिकली ये तरीका मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर भी एक्सप्लेन किया है, प्रीवियस एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था कि अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं और इनिशियलाइज करते टाइम यहाँ पर हमने एक वैल्यू देखें, यहाँ पे मैंने बेसिकली कौन कौन से इंडेक्स की वैल्यू को स्किप किया है। मैंने फर्स्ट रो के लिए तीनों कॉलम्स की वैल्यू को स्पेसिफाई किया है। सेकेंड रो के लिए यानी कि 1 इंडेक्स के लिए मैंने अगेन तीनों कॉलम्स की वैल्यू को स्पेसिफाई किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं लास्ट इंडेक्स के लिए, यानी कि टोटल हमें पता है 3 रोज हैं, तो इस अकॉर्डिंग लास्ट जो रो होगी वो होगी 2। तो देखें जो लास्ट रो है यानी कि जिसका कि इंडेक्स नंबर है 2, उसके लिए मैंने यहाँ पे 0 इंडेक्स की वैल्यू को स्पेसिफाई किया है। लेकिन मैंने रिमेनिंग 2 इंडेक्सेस की वैल्यू यानी कि 1 और 2 कॉलम की वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इस केस में वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, गार्बेज नहीं रहेगा। गार्बेज जब रहता है जब हमने 2D एरे को या सिंपल 1D एरे को इनिशियलाइज नहीं किया, ना यूजर से इनपुट लिया और क्या कर रहे हैं हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उस केस में वो पर्टिकुलर एरे गार्बेज वैल्यूज में स्टोर रहेंगी, या मैं यूं कहूँ कि गार्बेज से इनिशियलाइज रहेगा। ठीक है, यहाँ गार्बेज नहीं रहेगा इस केस में। तो अगर इस प्रोग्राम के सिंपली आउटपुट की बात करें तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, लूप चलाकर 2D एरे को डिस्प्ले करवाया है। लूप हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने लूप को 1 बाय 1 करके हर एक आइट्रेशन के साथ रिपीट नहीं किया। तो इसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। अगेन टेबल शो नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन हर वैल्यू के बाद टैब, आपको टैब मतलब 5 स्पेसेस डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2D एरे के जो इनिशियलाइजेशन के मेथड्स हैं वो यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। अब किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद 2D एरे के कुछ एंडिंग प्रोग्राम्स हैं लॉजिकली जिनको हम देखें यहाँ पे। अभी तक हमने सिंपल बेसिक इनिशियलाइजेशन के मेथड्स डिस्कस किए थे, और डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। यस, अब अगर नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, हम 2D एरे में वैल्यूज का इनपुट लेने वाले हैं, प्लस 2D एरे हम 9 इंटीजर्स की क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि इंटीजर्स की एरे है और 3 बाय 3 की वो एरे होगी। टोटल 9 मेंबर्स हो गए। और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरे में जो मैक्सिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम जो नंबर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनपुट की तो हमें पता है 2D एरे में 2D एरे है मतलब 2 सबस्क्रिप्ट है, इसलिए हमने रो और कॉलम के लिए 2 लूप यहाँ पर अगेन पुट किए हैं। और हर रो में यहाँ पर हर वैल्यू यानी कि हर कॉलम के लिए यहाँ पर इनपुट लिया जाएगा। किस तरीके से इनपुट लिया जाएगा इसको एक बार देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पर मैंने ये देखें कुछ इस तरीके से आपसे इनपुट लिया जाएगा। अब मैंने यहाँ पे
सिंपल एंटर नंबर डिस्प्ले ना करवाकर साथ में यहाँ पर मैंने जिस रो और जिस कॉलम के लिए आप सिंपली इनपुट ले रहे हैं मैंने वो नंबर भी डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, देखें किस तरीके से यहाँ पे पुट किया है मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है मैसेज एंटर अ नंबर फॉर, और उसके बाद कौन सी रो और उस रो में कौन से कॉलम के लिए हम इनपुट ले रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आई और जे को पुट किया है। ठीक है, आई और जे वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे पुट किया है, और इसके बाद इक्वल्स टू लगाया है। वो तो सिंपली आप नहीं लगाना चाहें तो भी पॉसिबल है। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, जैसे सबसे पहले 0th रो के लिए अगर ये लूप चलेगा तो देखें यहाँ पर जे जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है। तो इस तरीके से मैंने कुछ इनपुट इस फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो 9 नंबर्स का इनपुट ये हम लेने के बाद क्या चेक करवाने वाले हैं कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। ठीक है, अब मैक्सिमम निकालने के लिए देखिए, मैक्सिमम को फाइंड आउट करने के लिए मैंने सिंपली अगेन एक मैक्स वेरिएबल लिया है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मैक्सिमम से पहले मैंने 2D एरे को डिस्प्ले भी करवाया है। तो अगेन इनपुट जो हमने लिया है वो इनपुट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले भी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं किस तरीके से निकाला जाएगा, बट मैंने यहाँ पे कुछ नया मेंशन नहीं किया। लेकिन हमेशा हम मैक्सिमम को 0 वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन मैंने इस केस में 2D एरे का जो फर्स्ट इनपुट है, या मैं यूं कहूं कि जो 2D एरे है 3x3 की, उसमें मैंने यहाँ पे 0th इंडेक्स यानी कि 0th रो और उस पर्टिकुलर रो में 0 कॉलम की वैल्यू का, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको मैंने मैक्स नाम के वेरिएबल में इनिशियलाइज किया है। ठीक है, अब ऐसा करने की क्या जरूरत है, आप में से कोई बता सकता है? तो जो हमने यहाँ पर इनपुट लिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 341 यहाँ पर इनिशियलाइज होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या रीजन हो सकता है इनिशियलाइज। तो अब इस केस में जो हमारे पास में एरे है उसका 0 रो और 0 कॉलम की वैल्यू है 341, तो वो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया कर दिया। ठीक है, अब इस केस में इनिशियलाइजेशन की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरे में एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक बेस वैल्यू को लेकर हम पूरी एरे को क्या करेंगे, सिंपल ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्सल वर्ड आपने डीएस में भी सुना होगा, या सिंपल अगर हम ट्रैवर्सल ना बोले तो हम ये कहें कि हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम एलिमेंट को 2D एरे में सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्च करेंगे किस तरीके से करेंगे, सिंपली मैंने यहाँ पर चेक करवाया है। सबसे पहले आई की वैल्यू यानी कि रो की वैल्यू 0 रहेगी, तो 0 रो के लिए टोटल 3 टाइम्स जे का लूप यहाँ पर कंटिन्यू होगा, चलेगा। ठीक है, और क्या चेक किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कि मैक्सिमम जो वेरिएबल है यानी कि मैक्स वेरिएबल है जिसमें कि इनिशियली वैल्यू है 341, क्या कोई वैल्यू उससे भी बड़ी है। अगर उससे कोई बड़ी वैल्यू होती है तो ये कंडीशन उस केस में ट्रू हो जाएगी और मैक्स वेरिएबल में वो पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इस इनपुट की बात करूं तो इस इनपुट के केस में यहाँ पर जब 1 बाय 1 चेक होगा कि 341 से बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक यही नंबर हमें मिलेगा जो कि 341 से बड़ा है। लेट्स से कि यहाँ पर एक नंबर होता 390। ठीक है, तो 341 जब चेक होता 0th रो के सेकेंड कॉलम से यानी कि 390 से, तो उस केस में मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर 341 की जगह किससे इनिशियलाइज हो जाती, 390 से। फिर 390 को आगे चेक किया जाता कि क्या उससे भी कोई बड़ी वैल्यू 2D एरे में एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो क्या होगा, वापस से पर्टिकुलर मैक्स की वैल्यू जो होगी वो ओवरराइट हो जाएगी, यानी कि हमने जो इनपुट लिया है उसके अकॉर्डिंग 656 जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि कब कौन सी वैल्यू असाइन होगी, लेकिन अगर हम बात करें सिंपली इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की, तो देखें सबसे पहले आई की वैल्यू 0 के लिए 3 टाइम्स लूप चलेगा, और
जब फर्स्ट टाइम ये लूप चल रहा होगा तो देखिए मैंने 341 को 341 से ही चेक करवाया, हालांकि इसको हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने 341 की वैल्यू को जब आई की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू 0 होगी, तो मैंने देखे यहाँ पर इन कैसे चेक करवाया है, 341 को अगेन मैंने 341 से ही चेक करवाया है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आगे जब ये चेक होगा, इस केस में कंडीशन फॉल्स होगी, देन 0,1 रो के लिए 1 वैल्यू के लिए, ठीक है, ये लूप वापस से चलेगा। अब 341 की जगह पर कौन सी वैल्यू प्लेस होगी, 2, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट किस तरीके से असाइन होगा वो अभी हमने देखा। और एट द एंड हम मैक्सिमम नंबर ये डिस्प्ले करवाना चाहें तो मैक्स वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हमने सिंपली मैक्सिमम निकालना देखा था, पहले भी प्रोग्राम्स में हमने देखा है, यहाँ पर हम 2D एरे के साथ मैक्सिमम के कंसेप्ट को देख रहे हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज 2D एरे का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके बाद हम रिवर्स का लूप जो कंसेप्ट है उसको एक बार देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में नेक्स्ट प्रोग्राम है। अब देखें 2D एरे के केस में हम मैक्सिमम वैल्यू थ्रू आउट द एरे भी सर्च कर सकते हैं, प्लस हम चाहें तो रो वाइज भी क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का लॉजिक आपको किसी भी तरह का इंप्लीमेंट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए अभी जो 75 प्रोग्राम है, 75 जो प्रोग्राम है, ठीक है, उस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे क्या किया है, रो वाइज मैं नंबर्स का सम करना चाह रही हूँ, ठीक है। और अगेन 2D एरे में ये हमें कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, तो 9 नंबर्स की यहाँ पर ये एरे है। तो देखें अब आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि क्योंकि हम हर रो का अलग से सम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक रो का सम होने के बाद, यानी कि जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये देखें अगर हम बात करें कि हम फर्स्ट रो का सम डिस्प्ले करवाएंगे, तो हमें सिर्फ इतना सा समझना है इस प्रोग्राम में कि एक बार सम होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर सम वेरिएबल को वापस से 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही समझने का मेन कंसेप्ट है, बाकी पूरी एरे का सम आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर हर रो का अलग से सम डिस्प्ले करवाकर और ठीक है उसको सिंपली कैलकुलेट कर रही हूँ, कैलकुलेट करवाने के बाद डिस्प्ले करवा रही हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का सम, देन सेकेंड रो का सम और देन लास्ट रो का सम। तो देखें किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है हमने प्रोग्राम को। अगेन इनपुट लिया है 9 नंबर्स का, ठीक है, और देन एरे को डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोग्राम के मेन लॉजिक की। तो देखें मैंने यहाँ पे जो सम वेरिएबल लिया है इनिशियली उसको 0 से इनिशियलाइज किया है, प्लस 2D एरे है तो हमें पता है कि रो और कॉलम दोनों के लिए लूप हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। अब देखें मैंने क्या किया है, जब सम करवाया है तो सबसे पहले आई की वैल्यू जब 0 है हमारे पास में, तो 0 रो के लिए हम टोटल ये लूप 3 टाइम्स क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और फर्स्ट रो के लिए जो हमारे पास में सम होगा, ये देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पर सम कितना हो जाएगा फर्स्ट रो के लिए, अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट 6 यहाँ पर सम हो जाएगा, ठीक है। अब सम 6 होने के बाद जब ये पर्टिकुलर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में सम को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले भी करवाया है। और डिस्प्ले करवाते टाइम मैंने यहाँ पे देखे आई जो वेरिएबल है उसको पुट किया है कि यहाँ पर 0 इंडेक्स है, ठीक है, लेकिन इंडेक्स तो हमें पता है कि एरे का क्या इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, लेकिन यूजर के लिए मैंने यहाँ पर रो का नंबर 1 डिस्प्ले करवा दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है i+1, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ये कुछ इस तरीके से वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का सम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा,
कुछ नया नहीं है सम को डिस्प्ले करवाने के लिए, और सिंपली सम वेरिएबल को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो देखें उससे पहले मैंने सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अभी सम कितना था 6, ठीक है, तो वापस से सम जो है वो किससे स्टार्ट हो जाएगा 6 से, तो 6 + 10 इस तरीके से प्रोसीड होगा। जबकि हमें इन्हीं 3 वैल्यू का सम करवाना है, इसीलिए हमें सम को 0 से इनिशियलाइज करना जरूरी हो जाएगा। तो इतना हिस्सा ही यहाँ पर मेन समझने का कंसेप्ट था। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ 2D एरे यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने एक और प्रोग्राम भी यहाँ पर पुट किया है। बेसिकली बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है ये। मैं आप लोगों को प्रोग्राम आज सेंड कर दूंगी, एक बार आप लोग इसको ट्राई करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसको देख लेंगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। हम यहाँ पर रो वाइज फर्स्ट ऑड नंबर क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है प्रोग्राम के रिवर्स को समझने का, वो अभी हम देख रहे हैं। ये देखें, प्रोग्राम में अगर हमें किसी भी नंबर का रिवर्स करना है तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखते हैं मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो मैंने रिवर्स नाम का फंक्शन एक बनाया है। हमने फंक्शन ऑलरेडी देखा है कि फंक्शन किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन C++ में जो फंक्शन के रिगार्डिंग एडिशन है उसको हम अभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो रिवर्स फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स ने पूछा था कि रिवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करना है। लेट्स से कि नंबर है हमारे पास में 765, ठीक है। तो 765 का हमें पता है रिवर्स किस तरीके से यहाँ पर आंसर होगा, लेकिन क्या इसका लॉजिक लगेगा इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर रिवर्स नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसको इनिशियली 0 से असाइन किया है, प्लस इस प्रोग्राम का ड्राई रन भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। लेट्स से यूजर ने इनपुट दिया 765, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर है। लूप किस तरीके से पुट करना है, अच्छा रिवर्स के साथ मैंने यहाँ पर जो पर्टिकुलर रिवर्स आगे प्रोसेस करने से पहले मैंने जो इनपुट लिया है उसको मैंने एक t नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ सिंपल आप नम रख सकते हैं। नंबर एक वेरिएबल है जिसमें मैंने n की जो वैल्यू है उसको भी स्टोर करवाया है, ठीक है। अब जब प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होगा तो सबसे पहले क्या कंडीशन चेक होगी, क्या 765 0 से बड़ा है क्या, क्योंकि हमें ये नहीं पता नंबर में कितने डिजिट्स हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ये लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको पता है कि नंबर में कितना काउंट है तो उसके लिए भी आपको ये तो सबसे पहले लूप चलाकर देखना ही पड़ेगा ना कि वो नंबर कितना बड़ा है 0 से। तो इसीलिए ये तरीका हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर की डिजिट्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में देखें हमने एक तो नंबर को 10 से मॉड भी किया है, इनटू भी किया है और डिवाइड भी किया है, लेकिन कब क्या तरीका हमें फॉलो करना है यही मेन समझने की बात है, ठीक है। तो देखें इस केस में सबसे पहले जो नंबर है मैंने उसको क्या किया है मॉड 10। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मॉड 10 का क्या यूज है। तो देखें जो इनिशियली नंबर है उसको अगर हम मॉड 10 करेंगे तो हमारे पास में उसकी लास्ट जो डिजिट है वो फाइंड आउट होके आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स निकालना है, तो अब 5 को आगे प्लेस करना पड़ेगा, यानी कि 5 जो होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, देन 6 आएगा, देन 7 आएगा, ठीक है। तो हमने रिवर्स एक वेरिएबल लिया है जिसको सबसे पहले हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। तो 0 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपली 0 हो जाएगा, प्लस उसमें हम 5 ऐड कर दिया हमने, ये कुछ इस तरीके से। ये देखें रिवर्स इंटू 10 प्लस b, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारे पास में जो भी डिजिट निकली है, लास्ट जो डिजिट निकल के आई है, फैच होके आई है, वो सिंपली आगे की तरफ हमें क्या करना है, यानी कि 100th प्लेस पर, यानी कि जो हमारे पास में
नंबर की पोजीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये 100 प्लेस पर हमारे पास में 5 डिजिट आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद नंबर को हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब एक बार नंबर जब हमें हमारे 5th लास्ट डिजिट दे चुका है, तो अब हमें 6 जो इसकी डिजिट है यानी कि लास्ट सेकंड डिजिट को हमें क्या करना है, फेच करना है। इसलिए हमें नंबर को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये लूप आगे कंटिन्यू होगा। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब लूप कंटिन्यू होगा तो नंबर 10 से डिवाइड हो चुका था, 76 यहाँ पर हो चुका था, फिर 76 चेक होगा नेक्स्ट आइटरेशन में। यहाँ पर मैंने कोई भी आई वेरिएबल नहीं लिया है लूप को आगे कंटिन्यू करने के लिए, इसीलिए ये n जो वेरिएबल है वही क्या करेगा, लूप को कंट्रोल करने का काम करेगा। और इसको अगर हम 10 से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये एक इनफाइनाइट लूप का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 76 को चेक किया जाएगा, अगेन सेम प्रोसेस यूज में लेकर यहाँ पे यूज आएगा। ठीक है, और रिवर्स जो हमारे पास में 5 था, ठीक है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन 6 इसमें ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हमें पता है बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग आप 5 इंटू 10 50 और उसमें 6 ऐड होने के बाद 56 हो जाएगा। तो इस तरीके से 56 हमें मिल चुका है और लास्ट में 7 इसमें और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे रिवर्स को फाइंड आउट करने का लॉजिक। आई होप कि ये क्लियर हो, लेकिन कुछ